नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं खबर फास्ट की खास चर्चा, जिसमें आज 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। आज हर कोई पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बेताब है। देश को शाम 4 बजे आज पीएम मोदी संबोधित करेंगे, तो देखना होगा कि उनकी प्राथमिकता क्या रहती है, क्योंकि भारत एक तरफ आज कोरोना से जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ चीन से भी शांति वार्ता के जरिए लद्दाख मामले का हल निकालने की कोशिश जारी है। वहीं कोरोना काल के बीच पीएम का ये छठी बार संबोधन है और आज ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर पीएम चर्चा कर सकते हैं। वहीं कई सवाल भी सभी के मन में लगातार उठ रहे हैं कि कोरोना की स्थिति को लेकर अगर संबोधन में स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से कुछ होता है तो वो क्या हो सकता है, अगर अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने को लेकर ये संबोधन होता है तो उसमें क्या अहम होगा, और सबसे बड़ी बात तो ये कि लद्दाख सीमा विवाद को लेकर क्या कोई कड़ा रुख भारत अपनाने वाला है। कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि 4 बजे पीएम देश को संबोधित करने वाले हैं और सभी उसे जरूर सुने। वहीं चीन भी 59 ऐप्स के बैन के बाद पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। चलिए वो सवाल जो संबोधन से पहले सभी के मन में उठ रहे हैं वो आपको एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में है। पीएम के संबोधन में क्या खास होगा, ये फिलहाल लोग जानना चाह रहे हैं। इसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या चीन पर ये बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है, और ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों पर क्या पीएम नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। लद्दाख में जारी विवाद पर कोई खास चर्चा होने वाली है, कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या बड़ी बातें हो सकती है इस संबोधन में। भाई भारत चीन को लेकर क्या एक बड़ा कदम उठाने वाला है, क्या अब चीन के खिलाफ कोई प्लान तैयार हो चुका है, अनलॉक 2 और छूट पर क्या पीएम नरेंद्र मोदी सलाह देंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त मन में उठ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कोरोना काल के बीच ही 5 बार पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। सुनिए जरा। प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है, और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा।
नए नियमों वाला होगा। जो सबसे बड़ा इस वक्त हम दौर देख रहे हैं वो है चीन से विवाद का दौर। ऐसे में लगातार अगर हम खास तौर पर कमांडर स्तर की बैठक की बात करें तो तीसरी बार है जब ये बैठक हो रही है और आज ये भारतीय पक्ष की ओर से हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या चीन को लेकर कोई बड़ा फैसला इस वक्त या फिर कोई कड़ा रुख भारत अपनाने वाला है। इससे पहले हमने देखा कि 59 ऐप्स पर किस तरह से कल बैन की भारत सरकार की जो बड़ी नीति थी, जो बड़ा फैसला था वो निकलकर सामने आया था। इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शालिनी यादव, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर शालिनी यादव जी, स्वागत है आपका। और इसके साथ साथ राजनीतिक विशेषज्ञ संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शालिनी यादव जी, जब भारत चीन सीमा विवाद को लेकर हम लगातार सैटेलाइट तस्वीरें देख रहे हैं, हम बैठकों के दौर देख रहे हैं और उस बीच भी स्थिति नहीं सुधर रही, तो आज देश के नाम पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को आप किस तरह से देख रही हैं? प्रिया जी, देश इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। सबको पता है कि कोरोना का संक्रमण है जो एक बहुत बड़ी आपदा है, और इसके साथ ही चीन का इस वक्त इस तरह से एग्रेशनिस्ट एक्शन लेना और एलएसी पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ये सब मामले देश के लिए बहुत ही गंभीर मामले हैं। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियां और बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त है। तो इस वक्त वो कुछ भी कहेंगे, जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी हमको देख रही है, जहाँ पे देशवासी देख रहे हैं कि कोई ठोस बात की जाए, जहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज रोज हंगामा किए हुए हैं कि जल्दबाजी की जाए, कुछ किया जाए, तो इस माहौल में और भी जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही धैर्य से, जितना उनको उचित लगता है और जितना देश के हित में है, सिर्फ उतना ही बोल, और बिल्कुल भी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा प्रेशराइज ना हो, क्योंकि वॉर कोई खेल नहीं होता है। बिल्कुल, को वॉर के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। लड़ाई अगर छोटी लड़ाई है, छोटी स्कर्मिशेस हमेशा होती रहती हैं बॉर्डर पे, लेकिन जब लड़ाई हमारी तरफ से शुरुआत की जाएगी अब की बार, तो वो लड़ाई जो है वो छोटी होके, बैटल होके एक वॉर का रूप भी ले सकती है, जो कि बहुत बड़ा है। क्योंकि चीन ने सारे साउथ ईस्ट एशिया से और श्रीलंका से, पाकिस्तान में अपने बेसिस बना के एक तरीके से हमें घेरा हुआ है और उसकी तैयारी है। लेकिन साथ में इन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखा जाए तो बहुत चीजें हैं, बहुत फैक्टर्स हैं जो इन अकाउंट लेने पड़ते हैं कि अगर ये बैटल बढ़ गई, एस्केलेट हो गई, तो क्या होगा। इस वक्त इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे देश हैं उनका क्या रोल होगा, क्या वो भारत के साथ होंगे। और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ही पार्टीज जो हैं, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर थी, तो वॉर के लिए बात करना, वॉर की डायरेक्ट लैंग्वेज बोलना भी इस वक्त बहुत पॉलिटिकल मैच्योरिटी का डिसीजन नहीं होगा, जो कि मेरे ख्याल से इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत डायरेक्टली ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही संभल के दोनों देशों को अपने कदम आगे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे सब कॉन्टिनेंट पे और पूरे विश्व पे इस चीज का असर पड़ेगा कि अगर वॉर एस्केलेट होती है। बहुत महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया डॉक्टर शालिनी यादव जी आपने। और इसी बीच जब हम कूटनीति की बात करते हैं तो इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कूटनीति में ना ही कोई देश स्थायी दुश्मन रहा है और ना ही कोई देश स्थायी दोस्त रहा है, और इस बीच हर एक देश को संभल कर, चाहे स्थिति कितनी भी बुरी हो, उस बीच कदम रखने होते हैं। इस बीच संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप चौधरी जी, देखिए आज क्योंकि हम कोरोना काल के बीच देखें तो ये छठी बार होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि खुद गृह मंत्री ये ट्वीट करके कह रहे हो कि आज होने वाला 4 बजे का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है, उसे सभी लोग ध्यान से सुने। उसे किस तरह से देख रहे हैं आप संदीप जी? देखिए प्रिया जी, बिल्कुल जिस तरीके से देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने इस चीज को कहा है, देश के सामने रखा है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत देता है। और आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने शहादत दी है, सारी चीजें सामने आई हैं, तो बस 2 लाइनों में ये कहना चाहता हूँ, आज अगर उसूलों पर आ जाए तो टकराना भी जरूरी है, हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। आज हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत है प्रिया जी, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया के देश हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं, हर हाल में साथ देने को तैयार हैं। चाइना के आप पिछले कुछ
सालों का अगर इतिहास देखोगे तो चाइना ने हर किसी के साथ परेशान करने वाला काम या उनको धोखा देने वाला काम किया, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे जापान रहा हो, चाहे उसके ताइवान रहा हो, जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं, एक पाकिस्तान जैसे देश को छोड़कर। और आपको एक चीज बता दूं, पाकिस्तान के लिए भी वो वेल विशर नहीं है, पाकिस्तान को हमेशा यूज करने का काम किया है चाइना ने। तो पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ देख रही है और चीन को सबक सिखाने के लिए भी लोग तैयार हैं। और मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा मौका देश के प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को मिला हुआ है कि हम चाइना को ठोक सकते हैं, चाइना को बैकफुट पे ला सकते हैं, उसको पीछे कदमों पे भगा सकते हैं। और मुझे लगता है आप देखेंगे मोदी जी का जो संबोधन होगा उसमें ये चीजें साफ होंगी। जिस तरीके से हमने दूसरे देशों को ये पहले मैसेज दिया है, चाहे म्यांमार के लोग जिस तरीके से हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश करते थे, चाहे बालाकोट का मामला रहा हो, जिस तरीके से वहाँ बम गिराए गए थे, चाहे कश्मीर में आतंकवादियों को सबक सिखाने का मामला रहा, उसी तरह से मुझे लगता है मोदी जी मन बना चुके हैं कि पाकिस्तान चाइना को भी जवाब देना है, चाइना को ठोकना है। बिल्कुल। और संदीप चौधरी जी, यही बहुत महत्वपूर्ण है कि आज क्या कोई कड़ा रुख एक बार फिर से जो बड़े फैसले के साथ निकलकर सामने 4 बजे आ सकता है। इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़ गए हैं, विजय सरदाना। फिलहाल उनसे संपर्क एक बार फिर से साधने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संदीप चौधरी जी, जब हम बात करते हैं किसी भी देश के खिलाफ एकजुट होने की, तो संदीप चौधरी जी एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर क्या वो एकजुटता आप राजनीतिक पार्टियों में देख पा रहे हैं इस वक्त, अगर हम भारत की बात करें? देखिए प्रिया जी, एक दुखद सवाल आपने पूछ लिया, बिल्कुल दुख की रड पे हिंदुस्तान की राजनीति की हाथ रख दिया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कभी भी हिंदुस्तान की राजनीति में वो संगठन, वो एकजुटता देखने को नहीं मिलती है। चाहे संकट देश के ऊपर हो, चाहे संकट देश की जनता के ऊपर हो, यहाँ पे राजनीतिक दल अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। उनके हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर तो होते हैं। वो मीडिया के कैमरे के सामने कहेंगे हम साथ खड़े हैं, लेकिन पीछे से वही लोग जड़ खोदने का काम करते हैं, जबकि उन्हें फ्रंट फुट पे आके सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए जब मामला इंटरनेशनल हो। राजनीति आप डेवलपमेंट पे कीजिए, राजनीति आप एग्रीकल्चर पे कीजिए, राजनीति आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कीजिए, बहुत सारे मुद्दे होते हैं राजनीति करने के। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके की समस्या कोरोना आई, कोरोना पे राजनीति हुई, ये दुखद था। और चाइना या पाकिस्तान के साथ में या कश्मीर के आतंकवाद पे या दूसरे स्टेट में भी हमारे आतंकवाद का मुद्दे रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर राजनीति करते हो तो ये दुखद है, ये देश के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। बिल्कुल ये अच्छा मैसेज नहीं है डॉक्टर शालिनी यादव जी, क्योंकि आज कमांडर स्तर की तीसरी बैठक होने जा रही है। पिछली हुई 2 बैठकों के बाद भले ही जो कोशिश थी वो यही थी कि सकारात्मक जो परिणाम है इस बैठक के निकलेंगे, लेकिन उसके बावजूद चीन का जो रवैया रहा है वो कैसा रहा है ये हम तस्वीरों में भी देखते नजर आए हैं। सैटेलाइट की तस्वीरें आई, उसमें भी बार बार देखा गया कि किस तरह से लगातार चीन मानने को तैयार नहीं है। क्या ऐसे में आपको लगता है कि आज भी जो कमांडर स्तर की बैठक हो रही है उससे कुछ सकारात्मक परिणाम निकलने वाले हैं, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी इन्हीं चीजों को लेकर कुछ और बड़ा फैसला या कुछ और बड़ा प्लान लेकर आने वाले हैं? प्रिया जी, देखिए ये बातें जो चल रही हैं मिलिट्री लेवल की, वो हमेशा जब skirmishes होती हैं तो होती हैं। सबसे पहले डी एस्केलेशन वहीं से शुरू करने की कोशिश की जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट को वहीं पे रिजॉल्व कर दिया जाए, वहीं पे समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हमने देखा है कि चाइना की जो हिस्ट्री है, चाइना का पहले की बहुत एक्सपेंशनिस्ट एम्स है कि वो अपना जो भी अपनी इकोनॉमिक एम्स है उनको गेन करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए वो मिलिट्रली दूसरे जमीनों को हथियाती है। चाइना कभी भी फुल आउट वॉर पे बहुत कम जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके अपना क्षेत्रफल आगे बढ़ाती चली जाती है। तो ये उसकी पॉलिसी है, ये उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। किसी भी देश की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है वो उसके डॉक्ट्रिन पे बेस्ड होती है कि उसका अल्टीमेट एम क्या है, वो अपने आप को विश्व स्तर में, विश्व में किस जगह पे देखना चाहती है। तो अगर इसके तहत चाइना अपने एक्शन ले रहा है और जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर बन रहा है, जब हमारी रोड बनी है तो उनको उस पर खतरा दिखा है, क्योंकि उससे हम वहाँ की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। चाइना अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि चाइना को इधर के सारे मार्केट मिल जाएंगे, चाइना को इधर इस तरफ की मिलिट्री एक्सेस मिल जाएगी, सारा एरिया ओपन अप हो जाता है। इसलिए चाइना के लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है और चाइना हमें रोकने के लिए ये कदम उठा रहा है। तो क्या चाइना यहाँ से इतनी आसानी से वापस हो जाएगा, ये सवाल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और इसका जवाब अगर आप चाइना की पास्ट हिस्ट्री से देखें तो जवाब ना ही दिखेगा आपको। बिल्कुल। क्योंकि चाइना जो है, चाइना कभी भी चाइना की बातों का जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं उसमें बहुत फर्क होता है।
और हमने देखा था कि इंडो चाइना वॉर में भी पहले वो बोलते कुछ चले आए थे, उस वक्त नारा दिया गया था हिंदी टीवी भाई भाई का, लेकिन वो कहते कहते तब भी आगे बढ़ते चले गए। तो वो बात तो दोस्ती की करते हैं, लेकिन हरकतें उनकी दुश्मनी वाली ही होती हैं। तो अगर इस लेवल पे ये रिजॉल्व नहीं होता है, जनरल्स के लेफ्टिनेंट जनरल्स के लेवल पे ये नहीं रिजॉल्व होता है, तो ये उम्मीद करना देश को कि प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे और आपको सारी स्ट्रैटेजी बता देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये डिफेंस के मैटर्स हैं। बिल्कुल। वॉर कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए पूरे देश को तैयारी करनी पड़ती है, देश की संस्थाओं को बाकी को तैयार करना पड़ता है। कोई आज आप उठ के कल आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप बैक रेडी होते हैं। छोटी लड़ाइयों के लिए जो हमारी सेनाएं हैं वो वहाँ तैयार हैं, लेकिन ये देख के हमें देखना पड़ता है कि क्या ये बैटल वॉर में एस्केलेट हो सकती है, और बड़ी लड़ाई हो सकती है, और अगर और बड़ी लड़ाई हो जाएगी तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। ये बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो पीएमओ और मिलिट्री लीडरशिप और आईबी इन सब के बीच में, रॉ के एजेंट सब के बीच में बैठ के ये तय किया जाता है। बिल्कुल, बहुत संवेदनशील ऐसी चीजें होती हैं जिसे जाहिर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बीच, इससे पहले भी हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी एक चीज तो साफ कर चुके हैं कि जो भी हमारे ऊपर आंख उठाकर देखेगा या फिर हमारी 1 इंच जमीन भी लेने की कोशिश करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, चुप नहीं बैठेगा। हालांकि भारत बार बार ये कोशिश करता है कि शांति के जरिए, शांति वार्ता के जरिए किसी भी तरह का जो भी मुद्दा है उसे सुलझाया जा सके, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत कमजोर है। उधर अगर बात संदीप चौधरी जी, मैं बाकी मुद्दों को लेकर करूं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा इस वक्त जो विवाद खड़ा है वो चीन ही है, क्योंकि चीन और भारत का जो खास तौर पर हिंसक झड़प हमने देखा 15 जून को, उसके बाद इस वक्त सबसे बड़ा मामला यही नजर आता है। लेकिन संदीप चौधरी जी, आपके नजरिए से आपको क्या लगता है कि 4 बजे का जो संबोधन होने वाला है उसमें और क्या क्या चीजें अहम हो सकती हैं? देखिए प्रिया जी, आपको बता दूं जो 4 बजे का संबोधन होने वाला है उसमें जिस तरीके से मोदी जी पहले से अपने देश को विश्वास में लेकर के चले हैं, चीजें क्लियर करके चले हैं और हर परिस्थिति को किस तरीके से वो फेस करते हैं वो भी उन्होंने हमेशा बताया है, चाहे कोरोना का मामला रहा हो चाहे उसके पहले रहा हो। उन्होंने हाल ही में कहा भी था कि ये जो मुश्किलों का अंबार है यही मेरे हौसलों की मीनार है। तो इन चीजों से आप समझ सकते हैं क्रिटिकल जो स्थिति होती है उसको वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उस चीजों को फेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चाइना की क्या पॉलिसीज है। जिस तरीके से चाइना कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा, क्योंकि चाइना के ऊपर आरोप लगाए गए कि ये इसकी लैब में तैयार हुआ एक वायरस है और पूरी दुनिया को उसने इसका दंश देने का काम किया है, अर्थव्यवस्था को डाउन करने का काम किया है, अपने फायदे के लिए ये काम किया है। तो इसमें आपको देखना होगा जिस तरीके से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे भी इसका बुरा असर पड़ा है। उसके बाद एक डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए जिस तरीके से अभी शालिनी मैडम ने बताया, हमेशा वो अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए काम करता है। यहाँ पे जहाँ एक तरफ हमें कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाई, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है ये इसको मालूम है। और चाइना ने जब प्रेशर क्रिएट किया तो चाइना ये चीज जानता है कि जब मैं भी प्रेशर क्रिएट करूंगा बॉर्डर पे, उधर हमेशा आतंकवाद का खतरा बना रहता है, पाकिस्तान का खतरा बना रहता है, तो कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ समय से दुनिया के जहाँ दूसरे देशों की बात करें तो सबसे मुखर जो इसका विरोध किया है चाइना का खड़े होकर वो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, हिंदुस्तान ने किया है। तो चाइना कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को रोकना चाहते हैं उन चीजों से, लेकिन आज का बदला हुआ हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। गलत को गलत कहने की आज हिम्मत हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के नेताओं में है। बिल्कुल। इस बीच संदीप चौधरी जी, हम पिछले दिनों शुरुआत से ही, खास तौर पर जब से 15 जून की हिंसक झड़प हुई भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच, उस वक्त से हम लगातार देख रहे हैं और खास तौर पर आप इन चीजों को बहुत नजदीकी से समझते हैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि किस तरह से जो विपक्षी पार्टियां थी वो खास तौर पर सरकार पर हमला बोलती रही हैं कि आखिर कितनी इंच जमीन पर चीन आ पहुंचा है। और उस बीच आज के संबोधन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, अगर उस मुद्दे से मैं इसे रिलेट करके देखूं? देखिए बहुत अच्छा सवाल है प्रिया जी आपका, और इससे आपको हिंदुस्तान के विपक्षी दलों की मानसिकता का भी पता चल जाता है। देखिए जो देश के बॉर्डर पे जो चीन होता है, देश के बॉर्डर पे राजनीति नहीं होती है, देश के जवानों की जान हमेशा वहाँ पे दांव पे लगी होती है। तो उन चीजों को आप राजनीति से रिलेट नहीं कर सकते। और देश के प्रधानमंत्री
इसका मुझे लगता है जिस तरीके का संबोधन आने वाला है, क्लियर कर देने वाले हैं कि राजनीति और सब कुछ बाद में है, सबसे पहले मेरे देश की सीमाएं, मेरे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तभी मैं सीट पे रहने का अधिकारी हूँ, अदरवाइज मैं सीट पे रहने का अधिकारी नहीं हूँ। और प्रधानमंत्री बनते ही आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि देश की एक एक इंच भूमि की सुरक्षा की जाएगी, देश को न कटने दिया जाएगा न देश को बंटने दिया जाएगा। तो इस तरीके का आज संबोधन आने वाला है और आप इस चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से हमारी आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, सबको अलर्ट पे रखा गया है और बॉर्डर की तरफ लगाया गया है, जिस तरीके से S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है, कहीं न कहीं ये चाइना के लिए एक डराने वाली और खतरनाक बात है, क्योंकि जो देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है वो कभी भी चाइना के ऊपर अटैक कर सकता है। जो पुलवामा के बाद पाकिस्तान में बालाकोट कर सकता है तो उसके लिए सेम पाकिस्तान है, सेम चाइना है, ये चीजें मैटर नहीं। लेकिन अभी भी हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं, चीन हो या भारत हो जी, हिंदुस्तान की जो सेना है वो लगातार लड़ाइयां लड़ती रहती है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे वो पड़ोसी देशों के खिलाफ हो। और अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना की सेना के पास कोई लड़ाई का अनुभव नहीं है, कोई वो जीरो है बिल्कुल लड़ाई के मैदान में। उनकी जो आर्मी है वो कहने को क्वांटिटी में ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे जवान और हमारे बिल्कुल जो अनुभव है भारतीय सेना का वो काफी पुराना रहा है, काफी मजबूत रहा है। इस बीच क्योंकि हम आज लगातार संबोधन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी भी जुड़ गए हैं और विजय सरदाना जी आर्थिक मामलों को खास तौर पर बहुत अच्छे से समझते हैं और दर्शकों के सामने भी वो कहीं ना कहीं आज के इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें विजय सरदाना जी आज के पीएम नरेंद्र मोदी के 4 बजे होने वाले संबोधन की, कोरोना काल के बीच जब सब कुछ अनलॉक हो चुका है और कल से अनलॉक 2 की भी शुरुआत हो रही है, क्या ऐसे में आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए बहुत कड़े फैसले, बहुत बड़े फैसले लिए गए, क्या उसमें कोई नया फैसला हो सकता है या फिर हम चीन को जिस तरह से आर्थिक मोर्चे पर चोट देते नजर आ रहे हैं, कल भी हमने देखा कि किस तरह से 59 जो एप्स थे चीनी उनको बैन कर दिया गया, उससे पहले भी कई ऐसे करार थे चीन के साथ जिन्हें रद्द कर दिया गया। आप किस नजरिए से देख रहे हैं अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें इस पर? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं उम्मीद करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि आप चाइना भारत के बॉर्डर पे जो हो रहा है उसकी जानकारी जितनी जरूरी है सिर्फ उतनी जनता को दें। कूटनीति और रणनीति पब्लिक फोरम पे डिस्कस नहीं की जाती। तो ये कहना कि प्रधानमंत्री जी लड़ाई की घोषणा करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी मैच्योर लीडर ये काम करेगा। उनको पता है देश के हित में क्या है, हमें प्रधानमंत्री पे भरोसा रखना चाहिए। जो डिसीजन राष्ट्र हित में होगा प्रधानमंत्री और सरकार वही लेगी। पहली बात तो ये। रही बात अब आज के 4 बजे बात क्या होगी, बात निश्चित रूप से यही होगी कि देखिए अब हम लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग ईमानदारी से, मेहनत से देश के आर्थिक विकास में योगदान दें। कम से कम इतना तो करें कि मिलावटी सामान इस देश में ना बनाएं, क्वालिटी पे ध्यान दें, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे ध्यान दें। अगर आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो ईमानदारी से 10 बजे जाएं, अपने मेहनत से देश को आगे बढ़ाएं, करप्शन ना करें। जो किसी भी राष्ट्र को मजबूत करने की आधारभूत जरूरतें हैं कम से कम उतना तो करें। बॉर्डर पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, बाकी राष्ट्रों से क्या करना है, किसकी कूटनीति कहाँ होगी, वो आप प्रधानमंत्री और सरकार पे छोड़ दीजिए। फौजी इस देश में बहुत सारे एक्सपीरियंस जर्नल्स हैं जो हम सबसे ज्यादा जानते हैं, उनको किसी टीवी चैनल में बैठ के किसी पैनलिस्ट से राय लेने की जरूरत नहीं है। तो एक बात तो हमें क्लियर होनी चाहिए। रही बात जो हमें करनी है नागरिक होने के नाते, क्या हम ईमानदारी से अपने देश का काम कर रहे हैं, क्या हम क्वालिटी का माल पैदा कर रहे हैं, क्या हम मिलावट कर रहे हैं तो उसको कैसे रोकें, आम देश आदमी कैसे आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट कैसे आए, हम एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करें। मुझे लगता है राष्ट्र को निर्माण में और आर्थिक प्रगति में वो ज्यादा जरूरी है, ना कि बॉर्डर पे हमें अपना दिमाग लगाना है। ठीक है विजय सरदाना जी, वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल विजय सरदाना जी, आपने हम वहाँ ध्यान दें। आर्थिक स्थिति को लेकर बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया, लेकिन इसी बीच आपने कहा कि चीन पर क्या होना है क्या नहीं होना है, बॉर्डर पर क्या स्थिति होनी है, उस पर
पैनल बिठाकर चर्चा करना सही नहीं है, या फिर आपने कहा कि इसको लेकर खुलकर सब कुछ नहीं कहा जा सकता? ये हम लगातार कह रहे हैं, शुरुआत से ही अपनी चर्चा में कह रहे हैं कि जो संवेदनशील चीजें हैं उसको उजागर नहीं किया जा सकता जब बात सीमा की होती है, जब बात सेना की होती है, जब बात किसी और देश से कूटनीति की रणनीति की होती है, या फिर एक नए प्लान की होती है। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा इसलिए इस चीन मुद्दे को लेकर कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाता हुआ चीन नजर आ रहा है। तो क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन विजय सरदाना जी, जैसे आपने कुछ पहलुओं का जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा। मैं एक बात आपको ऐड कर देता हूँ। जी जी जी। मेरा सारे राजनीतिक दलों से सिर्फ एक ही निवेदन है। बहुत सारे लोग आपकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, सिर्फ आप उनसे एक ही बात कहिए कि इस समय देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सारे लोग ईमानदारी से क्वालिटी का माल पैदा करें, मिलावट ना करें, टैक्स चोरी ना करें, बेईमानी ना करें। इससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। क्या सारे पॉलिटिकल लीडर्स अपने अपने फॉलोअर्स को इतना तो मना सकेंगे कि देश में मिलावट ना करें, ईमानदारी से काम करें? अगर वो इतना भी नहीं कर पाते तो इसका मतलब वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। विजय सरदाना जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी आखिर में कि आखिर किस तरह से, क्योंकि आने वाले दिनों में जब कल से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है और उससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि अनलॉक 1 में हमें और कौन सी चीजें हैं जिसको पटरी, खासतौर पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और बहुत सारे अहम कदम उठाए जा सकते हैं। मैं विजय सरदाना जी आगे के लिए आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से अहम पहलू हो सकते हैं जिस पर हम अभी भी काम कर सकते हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखें? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार के जो पुराने कानून हैं, मेरा सिर्फ भारत सरकार से एक ही निवेदन है कि जितना माल हम चीन से आयात कर रहे हैं और कौन कौन सा माल आयात कर रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज को बुलाएं, उनसे मीटिंग करें, उनसे कहें कि देखिए आज तक आप इतने हजारों करोड़ का माल चाइना से आयात कर रहे थे, क्या कारण था कि आप इस देश में बना नहीं पा रहे थे? हमें वो बताइए कि क्या क्या दिक्कतें थी, हम उनको दूर करेंगे। अगर आने वाले दिनों में भारत सरकार इतना ही कर दे और टाइम बाउंड वे में उन कानूनों को बदल दे या दिक्कतों को हटाना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है देश प्रगति की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगा, आर्थिक रिवाइवल बहुत तेजी से होगा। जो हम लॉकडाउन के बाद जो ओपन की बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, वो बहुत तेजी से होगी। तो इस समय एक पार्टनरशिप की जरूरत है सरकार और इंडस्ट्री के बीच में। उस पर अगर सरकार और प्रधानमंत्री आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और बताइए कि आपको क्या हेल्प चाहिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम करने को तैयार हैं, तो मुझे लगता है इस समय सिर्फ उतनी ही जरूरत है। बाकी देश में कुछ बंद नहीं हुआ है, आज बैंक भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। सिर्फ जो बंद हुआ है वो जगह बंद हुई है जहाँ भीड़ हो सकती है, और भीड़ हम भी नहीं चाहेंगे होना, क्योंकि भीड़ में ही बीमारी फैलती है, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि देश की आर्थिक स्थिति में जो चीजें आ रही हैं, जो बाधाएं बन रही है, यानी विजय सरदाना जी आपका यही मानना है कि आज का जो संबोधन होने वाला है उसमें ज्यादा से ज्यादा चर्चा अर्थव्यवस्था को लेकर हो सकती है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज हम पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर खास तौर पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। कई सवाल जो लोगों के मन में उठ रहे हैं कि आज क्या पीएम नरेंद्र मोदी कहने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है जिसके बारे में पीएम नरेंद्र मोदी जिक्र करेंगे, क्या उनकी प्राथमिकता रहने वाली है। ऐसे में हम चीन मुद्दे को लेकर बात करें या इसके साथ साथ, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी अपनी राय रखी कि किस तरह से इस वक्त जो एकजुटता की आवश्यकता है देश में, वो राजनीतिक पार्टियों में तो नहीं नजर आती। उधर अगर आर्थिक मोर्चे की अगर हम बात करें तो कल से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है और जल्द से जल्द भारत ये चाहता है कि उसकी स्थिति और ज्यादा बेहतर हो सके, क्योंकि कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि आने वाले समय में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं घट सकती है। इसको लेकर भी आज चर्चा हो सकती है और ये मानना है अर्थशास्त्री का कि आज जब चर्चा होगी, जब आज पीएम नरेंद्र मोदी सामने आएंगे और संबोधित करेंगे देश को, तो उसमें आर्थिक संकट से उबरने को लेकर भी सबसे ज्यादा बात हो सकती है। हालांकि सभी सवालों के जवाब ठीक 4 बजे ही मिल पाएंगे। आप भी खबर फास्ट पर देखना ना भूलिएगा। 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।